वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और कल आपका एग्जाम है BEGLA 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ। तो मैं क्या करूंगा, आपको मेन जो इसके क्वेश्चन है, हालांकि मैंने एक पेपर डिस्कस किया था, 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने रह रहे हैं, उन 2 क्वेश्चन पेपर को भी मैं आज डिस्कस करूंगा। और जितने भी मेन कॉन्सेप्ट हैं आपके इस क्वेश्चन में आने वाले, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट क्लासेस में, जो कि आपकी आज शाम तक ज्यादातर क्लासेस में फिनिश कर दूंगा। अगर 1-2 क्लास बचेगी तो कल सुबह मैं आपकी करा दूंगा दोस्तों। अब मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ बिल्कुल लाइव तरीके से। और एक बात आप याद रखना, अब ये क्लासेस आपके टिल एग्जाम चलेंगी। हमने बीच में थोड़ा सा गैप लिया था, हम आउट ऑफ स्टेशन थे, यानी दिल्ली से बाहर थे, लेकिन हम वापस हैं अपने स्टूडियो में और हम आपके साथ फिर जुड़ गए हैं। जो भी आपके साथ क्या है सब्जेक्ट कोड है, आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ये वाला सब्जेक्ट कोड का पेपर रह रहा है, वो आप कराएं। देखिए 2 को तो मैं टारगेट लेके चल ही रहा हूँ। एक तो आपका कौन सा सब्जेक्ट कोड है दोस्तों, एक तो आपका सब्जेक्ट कोड है कौन सा, BEGLA 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ। और दूसरा सब्जेक्ट कोड जो मैं लेके चलूंगा कॉन्सेप्ट क्लास में दोस्तों, वो भी मैं आपको बताया था, दैट इज BHDLA 136, है ना। एक और बात आपकी जो ये है आपका कौन सा BEGLA 135, इसकी जो पेड PDF है आपकी, मतलब पिछले 3 साल के जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं वो आ चुके हैं। ये अब इस समय क्या है दोस्तों, अवेलेबल है, ये बात आपको याद रखनी है। डन। यानी BEGLA 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ की पेड PDF आ चुकी हैं, ये अवेलेबल है पूरी तरीके से। इन्हें आप क्या कर सकते हैं, टीम से कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। आपको जो व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसकी जो PDF है आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF है, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF है, ये आपको आज शाम तक मिल जाएगी, आज शाम तक आपको मिल जाएगी। तो आपको टेंशन बिल्कुल लेने नहीं है। चलिए क्लास को करते हैं शुरू बिना देर करे। उम्मीद है मेरी आवाज आपको साफ साफ दिखाई दे रही हो, सुनाई दे रही होगी, सॉरी, और जो आपको चीजें हैं वो साफ साफ दिखाई दे रही होगी। डन दोस्तों, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ये तो हो गई थी थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन। चलिए देखिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंग्लिश इन डेली लाइफ से आते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर कहीं ना कहीं कवर करने के लिए मिलेगी। आपको प्रेपोजिशन से भी क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस मेकिंग से भी आएंगे, फ्रेजल वर्ब से भी आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्रीफिक्स सफिक्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो कि हर व्यक्ति अटेम्प्ट कर सकता है। बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो होने वाले हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए पैसेज की प्रैक्टिस तो मैं आपको कराऊंगा किसी ना किसी क्लास में, लेकिन पैसेज का एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको पूरे 5 नंबर दिला के छोड़ेगा। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए अगर हम नॉर्मली क्वेश्चन को भी समझे तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन कहता है मेक सेंटेंसेस विच विद ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज। यानी आपको करना क्या है यहाँ पर दोस्तों, सेंटेंस बनाने हैं। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाने हैं। और सेंटेंस भी कैसे बनाने हैं आपको, ये कुछ वर्ड्स हैं आपको जो सामने दिए गए कुछ वर्ड्स हैं, और ये वर्ड्स कहाँ से उठाए गए, ये बात आप याद रखिए। ये वर्ड्स उठाए गए हैं आपके पैसेज में से, क्योंकि आपको पता है, लिखो फ्रॉम द पैसेज। ये वर्ड आपके पैसेज में से उठाए गए हैं। जो आपका पैसेज होगा इसके 3 पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। आपके पैसेज से 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपका जो पैसेज होता है, जो आपका पैसेज होता है, इससे 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आंसर आते हैं, मैंने आपको बताया था। दूसरा आपके सिमिलर वर्ड्स आपसे पूछ सकता है, यानी सिनोनिम्स जो होते हैं आपसे सिमिलर वर्ड पूछ सकता है। और तीसरा आपसे कहेगा सेंटेंस बना के दिखाओ, कुछ वर्ड से सेंटेंस बना के दिखाओ। ये तीनों ही इंग्लिश के यूज पर टिके हैं, इसलिए क्वेश्चन इंग्लिश इन डेली लाइफ में आपको देखने के लिए मिलेगा। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है आपका कि जो आपको करना क्या है, सेंटेंसेस बनाने हैं विद ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड या फ्रेज। वर्ड भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर वर्ड और फ्रेज में अंतर क्या होता है। वर्ड इज लाइक एक सिंगल सालेबल से बना हुआ जो शब्द होता है, मतलब एक छोटा वर्ड। जिसे वर्ड तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, लेकिन जब एक से ज्यादा वर्ड एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उन्हें फ्रेज कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, फ्रेज। जैसे अंडर एस्टिमेट क्या है, एक वर्ड है, लेकिन कंपाउंड द प्रॉब्लम, कंपाउंड द प्रॉब्लम यानी समस्या को और ज्यादा कठिन बना देना, जटिल बना देना। कंपाउंड द प्रॉब्लम जो वर्ड है, ये वर्ड नहीं है, पूरा एक फ्रेज है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 2 वर्ड है, कंपाउंड और प्रॉब्लम, और बीच में एक आर्टिकल लगा हुआ है द। तो कंपाउंड द प्रॉब्लम क्या है, एक फ्रेज है अपने आप में। तो वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। आपको बनाने इनसे सेंटेंसेस। भाई सेंटेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी है आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। जब तक आपको वर्ड से मीनिंग पता नहीं होंगे तब तक आप सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है दोस्तों, वो करेंगे क्या,
वो ये करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, कोशिश कीजिए कि मोडाल्स या मॉडल्स का यूज करके आप क्या करेंगे, मॉडल्स का यूज करके आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कैन, कुड, मे, माइट से आप सेंटेंस बनाइए, शुड से बनाइए, ought to से बनाइए, नीड से बनाइए, डेयर से बनाइए, सारे मॉडल्स होते हैं, इनसे आप क्या कीजिए, सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। हैज हैव का यूज करिए, इज एम आर का यूज करिए, बी की फॉर्म का यूज करेंगे, हैज हैव की फॉर्म का यूज करेंगे, तो सबसे सिंपलेस्ट आपके लिए होने वाला है। इतनी बात आपको याद रखनी। देखिए आपको करना क्या, सेंटेंसेस बनाने। चलिए इनसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कैसे सर ने सेंटेंस बनाए। देखिए पहला वर्ड है वैल्यूड कमोडिटी। आप कहोगे सर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, जिससे कोई वैल्यू दी गई हो, जिसे क्या किया गया हो, जिसे कोई वैल्यू दी गई हो, उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यूड कमोडिटी। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे कोई वैल्यू दे दी गई हो उसे वैल्यूड कहते हैं। और कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु। कमोडिटी का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु से होता है, तो मूल्यवान वस्तु को क्या कहेंगे, वैल्यूड कमोडिटी। तो मैंने कहा था हैज हैव का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए इसका सेंटेंस में आप बनाने की कोशिश करता हूं, आई हैव, हैज हैव से बनाते हैं, आई हैव मैनी वैल्यूड कमोडिटी। जरूरी नहीं है आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कठिन सेंटेंस ही बनाए। आपसे केवल सेंटेंस बनाने के लिए वहां कहा गया है, तो जिनकी इंग्लिश बहुत भी वीक है वो भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि मेरे पास बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं हैं। याद रखिए जो कमोडिटी जो शब्द है आपका, जो आपका कमोडिटी वर्ड होता है, ये हमेशा किस फील्ड में यूज होता है, हमेशा बिजनेस के फील्ड में यूज होता है। दोस्तों किस फील्ड में, हमेशा बिजनेस की फील्ड में यूज होता है ज्यादातर कमोडिटी। वैसे हम नॉर्मल भाषा में वस्तु को गुड्स कहते हैं, नॉर्मल भाषा में वस्तु क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। ये बात आपने पढ़ाई होगा, इसे क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। डन। चलिए इसके अलावा अगर बात करें, इसका तो हमने बना दिया। दूसरे की अगर हम बात करें तो हाईली स्ट्रेसफुल, अत्यधिक तनावपूर्ण। जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं हाईली स्ट्रेसफुल। देखिए हाईली स्ट्रेसफुल का मतलब क्या होता है, अत्यधिक तनावपूर्ण का मतलब ये साहब बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो टेंशन के ऊपर ही बना सकते हैं, आई फेल्ट हाईली स्ट्रेसफुल, हाईली स्ट्रेसफुल ड्यूरिंग द एग्जाम, है ना। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पर दो वर्ड यूज करे, एक तो वैल्यूड कम्युनिटी सेंटेंस में और दूसरा कौन सा, हाईली स्ट्रेसफुल। क्यों किए, ताकि हम ये समझ पाए कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो आई फेल्ट हाईली स्ट्रेसफुल ड्यूरिंग द एग्जाम का मतलब क्या है, मैंने एग्जाम के दौरान बहुत ज्यादा तनावपूर्ण महसूस किया, बहुत ज्यादा तनाव वाला महसूस किया ड्यूरिंग द एग्जाम। एक सेंटेंस हमने ये बना दिया। दो तरीके के सेंटेंस आपको बनाने हैं, पहला और दूसरा। तीसरे सेंटेंस को देखिए, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, छूट। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सेप्शंस का मतलब होता है छूट देना, ठीक है, तो छूट होता है इसका मतलब। और द रूल का मतलब क्या होता है, नियम। तो जहां हमें नियमों से क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है, या नियम का कोई अपवाद खड़ा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन टू द रूल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिसर्स वर गिवन एक्सेप्शंस टू द रूल। यानी बहुत से जो अधिकारी थे उन्हें नियमों से छूट दी गई। आपको पता है जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं हमारे, उन्हें क्या किया जाता है, बहुत से नियमों से क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। उन्हें स्पेशल राइट्स होते हैं, उन्हें विशेष अधिकार होते हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप वर्ड की हिंदी पकड़ पाए, आप मीनिंग बना पाए, और उसके बाद आप इज एम आर वॉज वर का यूज करके क्या करें। देखिए मैंने कितने सिंपल सेंटेंस यूज किए हैं। इसमें मैंने हैव का यूज किया है, इसमें मैंने फेल्ट यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, पैसिव वॉइस का यूज किया, वो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का। अगली बात करें कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंपाउंड का मतलब होता है जटिल। जटिल मतलब होता है थोड़ा सा और कठिन, और कठिन यहाँ बना किसके रहे हो, प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम यानी समस्या। जब समस्या को हम थोड़ा सा और कठिन बना दें, जब समस्या को और जटिल बना दें, तो हम इसे कहेंगे कंपाउंड द प्रॉब्लम। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो हम इसे कहेंगे कंपाउंड द प्रॉब्लम। ये बात आपको याद रखनी है। डन। देखिए अब ये वाला जो वर्ड है आपका कंपाउंड द प्रॉब्लम, जो आपका शब्द है दोस्तों, कंपाउंड द प्रॉब्लम जो आपका शब्द है, ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप इसे बना के कोशिश करें, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा किसने सही बनाया है। कंपाउंड द प्रॉब्लम से आपको क्या बनना है, एक सेंटेंस बनाना है, और यहाँ पे मैं आपको इसका मीनिंग बताया था, समस्या को और कठिन बना देना, समस्या को और जटिल बना देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम कहें द लैक ऑफ हम कह सकते हैं क्या, जैसे कोरोना में उसकी कमी हो गई थी, आपने देखा होगा, हम कह सकते हैं मेडिसिन की कमी हो गई थी, या वेंटिलेटर्स की कमी हो गई थी, तो हम कह सकते हैं द लैक ऑफ वेंटिलेटर्स कंपाउंडेड द प्रॉब्लम ऑफ क्या कह सकते हैं हम, ट्रीटमेंट, है ना। तो उसने क्या किया, उपचार के जो प्रक्रिया है उसे और भी ज्यादा जटिल बना दिया। किसने, जब हमारे पास क्या नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, तो वेंटिलेटर ने क्या किया, समस्या को और कठिन बना दिया, उनका ना होना। अंडर एस्टिमेट तो आपको पता ही है, आपने एक वो सुना होगा, राउडी राठौर में एक डायलॉग है, डोंट अंडर एस्टिमेट, है ना।
तो इस तरीके से अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है किसी को कम समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा, अगर आप कहना चाहते हैं तुम हमेशा मुझे कम ही समझते हो, मैं कुछ भी कर लूं आप हमेशा मुझे नीचा ही दिखाते हो, तो यू ऑलवेज अंडर एस्टिमेट मी, यू ऑलवेज अंडर एस्टिमेट मी। अंडर एस्टिमेट दोनों वर्ड अलग है, अंडर मतलब रखना और एस्टिमेट मतलब समझना, तो कम समझना, अंडर एस्टिमेट मी। बस मैंने यहाँ पर कौन सा सेंटेंस यूज किया, डायरेक्ट एक्शन है ना, सब्जेक्ट प्लस एक्शन, डायरेक्ट क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज किया, आप हमेशा मुझे कम समझते, यू ऑलवेज अंडर एस्टिमेट मी। इतनी बात आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखनी है। डन, आगे बात करते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरनी क्या है, यहाँ पर प्रेपोजिशंस भरनी है। अब आपको प्रेपोजिशंस का तो पता ही होगा कि जो प्रेपोजिशंस होती हैं वो हमेशा क्या कहा जाता है कि प्रेपोजिशन, जब इनके नाम में ही क्या है प्रेपोजिशन है, तो इसमें दो वर्ड होते हैं प्रे और पोजिशन, प्री और पोजिशन। तो जो हमेशा किसी से पहले आती हैं, और वो किससे पहले आती हैं याद रखिए, या तो ये नाउन से पहले आती हैं या फिर ये प्रोनाउन से पहले आती हैं, इसके अलावा किसी से पहले नहीं आती, ये कभी भी वर्ब से पहले नहीं आती। दीज आर प्रेपोजिशंस। यहाँ पे से कुछ प्रेपोजिशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। टिल का मतलब होता है तक, टिल का मतलब होता है तक, इन का मतलब होता है में, या फिर एट का मतलब भी क्या होता है में या पर भी होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं, और ऑन का मतलब तो पर ही होता है, और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो इस तरीके से इनके कुछ सेंसेस आपको पता चल गए होंगे। अब ये यहाँ पर हमें फिल करनी है। देखिए कैसे, ये आपको पेपर में देनी जाएंगी, ये तो आंसर्स हैं, ये सारे क्या हैं दोस्तों आंसर्स हैं, पेपर में नहीं दिए जाएंगे आपको, तो पेपर में केवल ये क्वेश्चन दिया जाएगा। इस क्वेश्चन के बेस पर आपको क्या करना होगा, खुद प्रेपोजिशंस ढूंढनी होंगी, और आपको करना क्या होगा, इन्हें फिल करना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लास में आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन वर्ड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं या बना सकते हैं दोस्तों। डन। देखिए अगर पहले की बात करूं मैं, तो आई हैव गिवन माई सेल्फ, देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए आप। यहां पर कहना चाह रहा है कि आई हैव गिवन माई सेल्फ, मैंने अपने आप को क्या दिया, द एंड ऑफ द नवंबर टू फिनिश द प्रोजेक्ट। तो मैंने ये सोचा था कि मैं नवंबर के अंत तक क्या कर लूंगा, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा। तो सेंस क्या बना, अगर यहाँ पे क्या ऐसा फिल किया जाए कि तक वाला साउंड आए, कि मैंने अपने आप को क्या दिया है, नवंबर का अंत तक दिया है, यानी पूरा नवंबर का महीना मैंने दिया है किस चीज के लिए, अपने प्रोजेक्ट को क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए। तो विल से आई हैव गिवन माई सेल्फ, मैंने अपने आप को दिया टिल द एंड ऑफ नवंबर, ऐसे कह सकते हैं नवंबर के अंत तक का समय मैंने अपने आप को दिया है। तो यू विल से टिल, क्या यूज करोगे आप, टिल। डन। अगली अगर बात करें तो यहाँ ये तो हो गया, आपने ये यूज कर लिया। दूसरे की बात करते हैं, देखिए इट्स अन्नूज बर्थडे, ये क्या अन्नू का बर्थडे है। सम टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि ये कब आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये आता है मई के बीच में। कब आता है, बीच में। कौन सा सेंस है, मई का। तो मई का मतलब यहाँ पर क्या फील होगा दोस्तों, यहाँ पर फील होगा आपका इन, क्या फील होगा यहाँ पर, इन होगा। डन, इतनी बात आपको याद रहेगी, यहाँ पर क्या फील हो रहा है, इन फील हो रहा है। अगली बात करते हैं, देखिए तीसरे की बात करते हैं, जगदीश इज इन कोरिया, जगदीश जो है वो कोरिया में है। द मूवमेंट, याद रखिए मूवमेंट के साथ हमेशा एट यूज होता है। एक आपने फ्रेज सुना होगा, एट द मूवमेंट, सुना होगा ना, एट दैट मूवमेंट, हमेशा क्या होता है, मूवमेंट के साथ एट यूज होता है। तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं, यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, एट। क्लियर दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आगे देखो, फिर मैंने कहा ही हर्ट हिज लेग, उसने क्या किया, अपने पैर को क्या की, चोट पहुंचाई। एज ही जंप्ड, जैसे ही वो क्या हुआ, कूदा। ऑन द वॉल, कब कूदा, दीवार पर, जैसे वो दीवार पर कूदा, है ना। या आप इसे कहोगे जंप्ड द वॉल, या जंप्ड ऑन द वॉल, या फिर जंप्ड फ्रॉम द वॉल, बताओ कैसे आप इसे यूज करोगे। इस वाले पे लगाओ स्टार, ये वाला बताओ आप मुझे कमेंट बॉक्स में। ही हर्ट हिज लेग, उसने क्या किया, अपने पैर को चोट पहुंचा ली। एज ही जंप्ड, जैसे ही वो दीवार से कूदा, फ्रॉम द वॉल या ऑन द वॉल, दीवार पर कूदा या दीवार से कूदा, यहाँ पर दोनों ही लग सकते हैं। आप यहाँ पर ऑन भी लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो दीवार पे कूदा हो, है ना। या आप ऐसे, ज्यादातर इसमें वाला फिट होगा फ्रॉम द वॉल, है ना, जैसे वो दीवार से कूदा। या ओवर द वॉल भी आप इसे कहते हैं, दीवार के ऊपर से कूद गया, ओवर द वॉल, है ना। इसे स्कूल से दीवार के ऊपर से कूद जाते थे ना सरकारी स्कूल में, तो उसे कहते हैं हम क्या, ओवर द वॉल। तो यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन यूज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपकी सोच किस लेवल पर काम करती है। इसके अलावा लास्ट जो है आपका, दैट इज द स्टूडेंट्स वर वेरी एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्सुक। एंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्सुक होता है। जो स्टूडेंट थे वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे ड्यूरिंग द प्ले। अब गेम के दौरान हमेशा क्या होगा, गेम के दौरान ही तो उत्सुक होंगे, है ना। तो आफ्टर द स्कूल प्ले तो उत्सुक नहीं होंगे, तो यू विल से ड्यूरिंग द स्कूल प्ले। तो डन, इस तरीके से आपने क्या कर दिए, मोस्ट एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स भर दी है प्रेपोजिशंस के थ्रू। किसके थ्रू दोस्तों, प्रेपोजिशंस के थ्रू। मोस्ट आपने क्या कर दिया, एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस यहाँ पर फिल कर दिए, ये बात आपको याद रखनी है।
अगला देखिए, अगला आपको क्या दिया जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो है आपके दिसंबर 2022 के लेटेस्ट पेपर के, इनको मैं सोल्व करा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपसे 10 नंबर में ना 10 फिल इन द ब्लैंक्स फिल कराए जाएंगे। कितने? 10। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे नाम दिया, ये है पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा तो ऊपर ही है एक यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर है, ये फिफ्थ हो गया आपका, ये सिक्स्थ है, और ये हो गया आपका सेवेंथ, ये हो गया एट्थ, ये हो गया नाइन्थ, और ये हो गया बिल्कुल 10th, है ना। तो इस तरीके से 10 फिल इन द ब्लैंक्स आपसे फिल कराए जाएंगे दोस्तों, जिनके आंसर्स मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिए हैं, तो मुझे इसमें आंसर लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आंसर लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा पेपर में कैसे करना है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना क्या है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी जो खाली स्थान है इनको भरना है करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस। अब या तो आपको इन्हें भरना है किससे दोस्तों, या तो आपको इन्हें भरना है एक्टिव वॉइस का यूज करके, या तो आपको इनको कैसे भरना है, या तो एक्टिव वॉइस फॉर्म का यूज करो, एक्टिव वॉइस फॉर्म का यूज करो किसकी, वर्ब की। और वर्ब की जो एक्टिव वॉइस होती है वो या तो क्या हो सकती है, वर्ब की एक्टिव वॉइस या तो फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म अगर होगी तो किसके साथ आएगी, हैज, हैव, हैड के साथ आएगी। डन। लेकिन पैसिव फॉर्म जो वर्ब होती है, जो पैसिव फॉर्म होती है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, हमेशा क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं इतनी बात तो क्लियर होगी, कहीं पे इसमें क्या होगा, कहीं पर इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, या फिर कहीं पे इसमें क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। फर्स्ट भी इसमें ना के बराबर यूज होती है। तो या तो आप ईडी लगा के बनाएंगे, ज्यादातर को तो ईडी लगा के बनाने की कोशिश करना। अगर आप तुक्का भी लगा रहे हो ना तो ज्यादातर पे क्या लगाना, ईडी। देखो कलेक्टेड, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे छोड़ दो, है ना। इंस्पेक्टेड, वेटेड, चिल्ड, है ना, ये क्या है आपकी ट्रांसफर्ड होगी, ये ट्रांसफर्ड है ना दोस्तों, इसको एस लगा लेना यहाँ पर। ट्रांसफर्ड, किल्ड, मेड, है ना, हेटेड, ट्रीटेड। एक बात नोटिस करी, हमेशा क्या पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है और ईडी लगा के इनका यूज किया जा रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा क्वेश्चन को समझिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमें यहाँ पर क्या करनी है, फिल करनी है। जैसे मैं 2-3 आपको करके दिखाता हूँ। द मिल्क फ्रॉम फार्म्स। अब मिल्क जो है फार्म से क्या किया होगा, कलेक्ट किया था, कलेक्ट करते हैं या किया गया था, कलेक्टेड होगा। कारण क्या, कलेक्टेड इसलिए होगा क्योंकि ऊपर जो सेंटेंस चल रहा है वो पास्ट में चल रहा है। मस्ट बी हैंडल्ड, मस्ट बी क्या होना चाहिए, हैंडल्ड किया जाना चाहिए, हैंडल होना चाहिए। तो अगर वो ऊपर पास्ट में चल रहा तो यहाँ पर क्या यूज होगा, कलेक्टेड यूज होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या यूज होगा, कलेक्टेड यूज होगा, है ना। तो जो दूध था वो कलेक्ट किया गया फार्म से, एंड कहाँ ले जाया गया, रिसीविंग स्टेशन से ले जाया गया। तो विल से टुक, क्या किया गया, टुक, एंड टुक टू रिसीविंग स्टेशंस वेयर। और जहां पर होता क्या है इसके साथ, इट वाज इंस्पेक्टेड। क्या कह सकते हो आप, इट वाज इंस्पेक्टेड, यू विल से इट वाज इंस्पेक्टेड। क्या यूज करोगे आप, इट वाज इंस्पेक्टेड, है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस वर्ब लगानी है। द मिल्क वाज कलेक्टेड, और यहाँ पर भी आप वो जरूर लगाएं, द मिल्क वाज कलेक्टेड फ्रॉम फार्म्स एंड, टुक भी लगा सकते हो आप, और यहाँ पर लगा सकते हो टेकन। क्या लगा सकते हो, टेकन टू रिसीविंग स्टेशंस वेयर इट वाज इंस्पेक्टेड, जहां उसकी जांच की गई, एंड वेटेड, एंड यू विल से वेटेड। क्या किया गया, उसके साथ वेट किया गया, उसको क्या किया गया, वेटेड किया गया, है ना। आप इसमें वेट कर लेना दोस्तों, ये कोई शब्द नहीं होता क्योंकि ओए होए, आप इसमें क्या कर लेना, वेट का मतलब होता है वजन तोलना। डन। इसके अलावा एंड चिल्ड, वहां पर उसको क्या किया गया दोस्तों, ठंडा भी किया गया। दीज ऑल आर पैसिव वॉइस। याद रखिए पैसिव वॉइस में ज्यादातर यूज क्या होता है, वाज या वर, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं पहले बता चुका हूं। अगर आपको इसके लिए बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लास चाहिए, ग्रामर की कॉन्सेप्ट क्लास, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने 2 कोड कंप्लीट करा रखे हैं। BGC 131, उसका पेपर भी इससे सिमिलर है, और BEGAE 182, ये 2 प्लेलिस्ट सेक्शन में ये 2 क्लासेस जो पड़ी हुई हैं, 20-25 क्लास है, इनको आप दबा के लीजिए, क्योंकि उसमें सारी ग्रामर मैंने कंप्लीट करा रखी है, प्रेपोजिशंस वगैरह, उसमें बहुत प्रैक्टिस कराई है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ध्यान से देखिए कोड, BGC 131 की प्लेलिस्ट आपको देखनी है, और BEGAE 182 की देखनी है। डन। तो इन्हें आप फिल कर लेंगे अब इसमें। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि कुछ लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 10 आपको यहाँ पर क्या दिए जाएंगे दोस्तों, वर्ड दिए जाएंगे। 10 यहाँ पर क्या दिए जाएंगे, वर्ड दिए जाएंगे। अब इस वर्ड के साथ आपको एक काम करना है भाई। फॉर एग्जाम्पल ये एक शब्द है, ये आपको क्या दिया गया है, वर्ड दिया गया है। आपको करना क्या है, या तो इसके आगे प्रीफिक्स ऐड करना है, या तो इसके आगे क्या ऐड करना है दोस्तों, प्रीफिक्स ऐड करके एक न्यू वर्ड बनाना है। क्या करना है, न्यू वर्ड बनाने की कोशिश करनी है। या आपको इसके वर्ड के साथ क्या करना है, इस वर्ड के साथ लास्ट में क्या करना है, एक सफिक्स ऐड करना है। क्या ऐड करना है, सफिक्स ऐड करना है, और फिर एक नया वर्ड बनाना है। तो याद रखिए आपने उपसर्ग और प्रत्यय का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा।
कि प्रीफिक्स जो होते हैं वो आगे लग के एक नया शब्द बना देते हैं और सफिक्स जो होते हैं वो पीछे लग के एक नया वर्ड बना देते हैं। तो वो नए वर्ड ही हमें यहाँ पर बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉर्चुनेट की बात करूं तो फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, भाग्यशाली। क्वेश्चन को समझिए, मेक एंटोनिम्स बनाने, और याद रखिए एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। हमें यहाँ पर क्या करने हैं, विलोम शब्द बनाने, कोशिश करनी है कि विलोम शब्द इसके कैसे बन पाएंगे। चाहे प्रीफिक्स लगा के बनाओ आप, चाहे सफिक्स लगा के बनाओ, लेकिन बनाने क्या है, एंटोनिम्स बनाने हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर आप क्या बनाए दोस्तों, आप यहाँ पर बनाए एंटोनिम्स विलोम शब्द। चाहे आप प्रीफिक्स लगाएं, चाहे आप क्या लगाएं दोस्तों, सफिक्स लगाएं, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए फॉर एग्जांपल फॉर्चुनेट जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, भाग्यशाली। तो हमें क्या करना हो, दुर्भाग्यशाली इसको बनाना होगा, तो उसके आगे प्रीफिक्स ऐड कर देंगे हम, क्या, मिस, और मिस के साथ लगा देंगे क्या, फॉर्चुनेट। क्या लगा देंगे, मिस फॉर्चुनेट। तो शब्द हो जाएगा क्या, अब आप बताइए शब्द क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये शब्द क्या बन जाएगा, मिस प्लस फॉर्चुनेट क्या हो जाएगा, मिस फॉर्चुनेट हो जाएगा। और मिस फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिस फॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएंगे कि मिस फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है और मिस फॉर्चुनेट शब्द ये कैसे बन गया, ये बात आपको याद रखनी है। तो उम्मीद है मेरी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही होंगी, चीजें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। डन। अगली अगर बात करें हम कैपेबल की, अगली अगर बात करें कैपेबल, तो कैपेबल का मतलब होता है योग्य। कैपेबल का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने योग्य होना। तो आप इसके आगे लगा देंगे इनकैपेबल, इन लगा देंगे और लास्ट में लगा देंगे कैपेबल। तो इनकैपेबल का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका अयोग्य होना, किसी चीज को लेकर अयोग्य होना। इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने सेंटेंस वर्ड बना दिया ना, क्या लगाया, दोनों में प्रीफिक्स लगाया, एक में मिस लगाया, एक में इन। भाई एजुकेटेड, आपने एजुकेटेड तो सुना होगा, एजुकेटेड क्या सुना, एजुकेटेड मतलब होता है शिक्षित। तो आपने सुना होगा इसके साथ क्या लगता है, हमेशा एन लगता है, क्या लगता है, अन। तो यू विल से अनएजुकेटेड, क्या कहोगे आप, अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड का मतलब क्या, अशिक्षित, अनपढ़। इलिटरेट भी इसके लिए यूज होता है। कौन सा शब्द यूज होता है इसके लिए, इसके लिए हमेशा इलिटरेट शब्द भी आप इस्तेमाल करेंगे। एक आता है एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, कोई लाभ होना। तो इसके आगे कौन सा प्रीफिक्स आप यूज करेंगे, डिस। डिस के साथ एडवांटेज आप लगा दो, डिसएडवांटेज का मतलब हो जाता है हानियां, डिसएडवांटेज हो गया है। चलो अगला आता है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, मूल्यवान होता है दोस्तों। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, मूल्यवान होता है। तो अगर हमें एक्सपेंसिव के आगे कुछ लगाना हो तो आप क्या कहोगे, इनएक्सपेंसिव या अनएक्सपेंसिव, यू विल से इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है सस्ता। इन के साथ क्या लगा देंगे, एक्सपेंसिव लगा देंगे, और इस तरीके से बन जाएगा आपका शब्द इनएक्सपेंसिव, जिसका मतलब होता है सस्ता। रेशनल तो आपको पता ही क्या होता है, रेशनल का मतलब होता है जो कि बहुत ज्यादा लॉजिकल हो। रेशनल का मतलब तो तार्किक हो। तो इसका क्या लगा देंगे आप, इर लगा देंगे, इर। इर का मतलब होता है, और इरेशनल लगा देंगे आप, फिर क्या कर देंगे आप, अपना वर्ड लगा देंगे रेशनल। तो ये बन जाएगा इरेशनल। इरेशनल का मतलब क्या होता है, इलॉजिकल, जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, है ना। आपने सुना होगा रेशनल जो शब्द होता है ये मैथ में यूज होता है, और इसके आगे इरेशनल वर्ड्स होते हैं। कुछ कुछ रेशनल्स होते हैं, कुछ इरेशनल्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, है ना, जो कि फ्रैक्शंस में होते हैं, रेशनल फ्रैक्शंस और इरेशनल्स होते हैं। तो वो बात आपको याद रखनी है। अगली अगर बात करें हम, तो भाई लीगल तो हमें पता ही है, लीगल का मतलब क्या होता है, कानूनी। और इसके आगे इल लगा दूं अगर मैं, तो बन जाएगा इलीगल। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा आपका इलीगल। और इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। कहते हैं ये काम पूरी तरीके से क्या है, गैर कानूनी है। ठीक है, तो पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया, तो यही क्या है आपका लीगल। लीगल से मैंने क्या शब्द बनाया आपके लिए, इलीगल शब्द बनाया। अगर मैं बात करूं प्योर की, अगर मैं बात करूं प्योर की, तो प्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों, शुद्ध होता है। प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध। अब मैं इसके आगे कौन सा प्रीफिक्स लगा सकता हूं, इसके आगे लगा सकता हूं इम, और इम के आगे लग जाएगा प्योर, यू विल से इम्प्योर। और इम्प्योर का मतलब क्या होता है, अशुद्ध होता है। क्या होता है, अशुद्ध होता है। यूज, यूज का क्या होता है भाई, आप ही बताओ। यूज मतलब अच्छा इस्तेमाल करना होता है, और मिस यूज मतलब बुरा इस्तेमाल करना होता है। जैसे मिस फॉर्चुनेट हमने बनाया था, तो ऐसे हम क्या करेंगे, मिस यूज कर देंगे इसको। हैंडल, हैंडल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को संभाल लेना। कहते नहीं है भाई मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, घर के सारे काम काज जो है आप तुझे ही हैंडल करने होंगे, तो ये से अनहैंडल। क्या कहोगे, अनहैंडल। अनहैंडल का मतलब होता है संभाल ना पाना, अनहैंडल। तो इस तरीके से आपको करना क्या, सेंटेंसेस बनाने। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। इस क्लास में मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन कराए कि कैसे आप प्रीफिक्स सफिक्स का यूज करके सेंटेंस वो बना सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया फिल इन द ब्लैंक्स, आप कैसे पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब का यूज करके, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ लगानी है। प्रेपोजिशंस का यूज आप फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे करेंगे, और साथ साथ मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर आपको फ्रेज दिए गए हो या वर्ड दिए गए हो पैसेज में से, तो उनसे आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई। कॉन्सेप्ट क्लास, ऐसी क्लास आगे हम लेते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।